वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में वापस खुशामदीद कहते हैं। कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। हेलो जी मेरे भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मैंने सवाल पूछना है। मेरी सिस्टर ने असाइलम अप्लाई किया था 2012 में, राइट। और 2013 में साथ ही FLRO की एप्लीकेशन कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। ओके। और फिर उनको ढाई साल की डिस्कशनरी लीव मिल गई है अभी, तकरीबन 4-5 महीने पहले मिली है। ओके। और पूछना ये है कि वो असाइलम की एप्लीकेशन चलती रहेगी या वो विड्रॉ हो जाएगी। अगर वो चलती रहती है तो या फिर वो अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो ये डिस्कशन लीव पे कोई फर्क पड़ेगा या इसका? ठीक है, या वो चलती रहेगी? जी ठीक है। सही साहब, शॉर्टली इनकी असाइलम एप्लीकेशन चलती रहेगी या खारिज हो जाएगी? ये इन पे डिपेंड करता है कि वो उस एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रखेंगे तो अगर नेगेटिव उनका उसका जवाब आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसका इफेक्ट जो है इनकी डिस्कशन लीव पे पड़ सकता है। लेकिन अगर तो ये समझते हैं कि जेनुअनली इनका रीजंस है, ऑलरेडी इनको लीव टू रिमेन मिल गई है, डिस्कशन लीव, और फिर एक्सटेंशन भी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड। सो मोस्ट बेहतर ये होगा कि ये इसको कंटिन्यू, क्योंकि असाइलम के थ्रू फिर अगर इनको कोई लीव टू रिमेन मिलती भी है तो उसकी बेस पे वो बैक होम पे भी जाने पे उनकी प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक, थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 2011 में स्टूडेंट आया था, तो सर उसके बाद मैंने ना अपनी एप्लीकेशन डाली थी ह्यूमन राइट्स की। ओके। तो इन्होंने मुझे फारिग कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे अपील का राइट दिया था। हेलो जी जी, आपकी बात सुन रहा हूँ। तो इन्होंने मैंने अपील की थी। अपील में इन्होंने ना मेरी डेट हियरिंग से आने से पहले ही ना इन्होंने मेरा होम ऑफिस ने केस वापस ले लिया था। ठीक है। तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो क्या हो सकता सर? जी ठीक है। सबसे पहले मेरी 13 मार्च को हेयरिंग थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले मुझे लेटर सेंड कर दिया था। ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन किस बेस पे की थी? 13 मार्च 2014 की बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन आपकी 13 मार्च 2014 में थी? नहीं, एप्लीकेशन 2012 में डली थी। और अपील की डेट क्या थी आपकी? अपील की डेट थी 2000 मार्च 13। ओके, मार्च 2013। ठीक है। और ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन किस बेस पे थी? वो FLR पे डाली थी। प्योरली प्राइवेट और फैमिली लाइफ की बेस के ऊपर थी। ठीक है, आप काफ़ी हद तक लकी हैं इस वजह से कि होम ऑफिस ने अपना जो डिसीजन है उसको विड्रॉ किया है और आपको जो है वो एक दोबारा रिकन्सिडर का चांस दिया उन्होंने आपके केस के फैक्ट्स को देखते हुए। डेफिनेटली केस में कुछ ऐसे हालात होंगे जिसको कि होम ऑफिस को रिकन्सिडर करना चाह रहा होगा। तो अगर उन्होंने विड्रॉ किया है तो डेफिनेटली आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सम टाइम ये 8 महीने से लेके 1 साल तक का भी पीरियड लगा देते हैं उसको अपने डिसीजन को रीमेक करने के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद आप एटलीस्ट आप इंटाइटल होते हैं होम ऑफिस के पास ये सीख करने के लिए कि अगर उसके ऊपर कोई अपडेट है तो आप उनसे ले सकें। आप जो एक लोकल जो ट्रेडिशन जो तरीकाकार अपनाया जाता है वो अपने लोकल MP के ज़रिए भी एक अपडेट ले सकते हैं। अगर आपके पास लिस्टर मौजूद नहीं है तो आप एक जो है एक सेकेंडरी एक सिस्टम होता है कि आप लोकल MP को रिक्वेस्ट करते हैं और वो होम ऑफिस से जो है वो इसके ऊपर अपडेट आपको लेके दे देते हैं। अगर आप पास लिस्टर मौजूद है तो आप उनके ज़रिए भी इस मैटर को एक्सपीडाइट करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे फर्दर अपडेट भी ले सकते हैं। तो देर आर वेज कि आप उनसे फर्दर अपडेट ले सकते हैं। टेलीफोन के ऊपर भी आप ले सकते हैं और ईमेल इंक्वायरीज़ का सिस्टम भी मौजूद है होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर। तो 3-4 रास्ते हैं जिनके से आप पहले अपडेट लीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको फर्दर क्या करना है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार सर। हेलो जी नमस्ते। हाँ सर, मैं Tier 1 जनरल पर हूँ जहाँ पर, और मुझे अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे जहाँ पर। तो एक क्वेश्चन है मेरा। मैं अपने हॉलीडे गया था 120 दिन जहाँ पर 5 सालों में, और जिसमें 80 डे मेरी पेड हॉलीडे थी और रेस्ट हॉलीडे मैं सिक हो गया था जहाँ पर वो इंडिया जाना पड़ेगा बड़ा। तो क्या उसका प्रूफ क्या देख सकते हैं? वो कह रहे हैं प्रूफ चाहिए अभी उसके सभी। ठीक है, अच्छा। थैंक यू। जहाँ तक आपका 80 डेज़ का ताल्लुक है, पहले बात तो है कि 120 डेज़ जो हैं ये ऑलरेडी जो है आप उसकी लीव के टाइम के अंदर आते हैं, ये उससे बियॉन्ड नहीं है आप।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि 80 डेज़ के पास जो आपके वर्क लीव मौजूद है वो सफिशेंट है। जो बाकी डेज़ हैं, अगर आपकी बीमारी है, बीमारी के लिए आपको मेडिकल एविडेंस दरकार होता है, वो मेडिकल एविडेंस उन डेज़ के वाले से होना चाहिए जो डेज़ आप क्लेम करते हैं कि वो एक्स्ट्रा डेज़ थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जो 80 डेज़ हैं ये जनवरी से लेके अप्रैल या मई के पीरियड के दौरान में है, तो आपकी जो बीमारी का पीरियड होगा वो उसके बाद का या उसके पहले का पीरियड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन डेज़ के अंदर आपको वर्क लीव अलाउ थी, उन्हीं डेज़ के अंदर ही आप बीमारी के लिए भी इंटाइटलमेंट क्लेम कर रहे हो। तो ये आपने थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि आपके जो बीमारी के जो डेज़ होंगे वो सेपरेट होंगे और उनके लिए पर आपको कोई मेडिकल एविडेंस चाहिए होगी रेलिवेंट जो भी हॉस्पिटल या जिस भी क्लिनिक में आप ज़ेरे इलाज लें हैं, अब्रॉड में या जहाँ पे भी कहीं पे, तो मेडिकल एविडेंस डेफिनेटली चाहिए होगी, वो जो पीरियड को कवर करनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी बात करना। होम ऑफिस में फैमिली का आर्टिकल 8 पे। हेलो जी, बात करें सर। आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो मेरी आवाज़ सुन पाएंगे आप। जी जी, बेसिकली मेरा आर्टिकल 8 पे फैमिली का केस चल रहा है और मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और उसको उन्होंने हमारी फर्स्टली उन्होंने हमारा केस रिजेक्ट कर दिया था। राइट। और अभी हम लोगों ने उनको कोर्ट में ले जाने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें वापस अभी तक। और बेटे को यहाँ पे बोर्न हुआ था यूके में, उसको पहले 2 साल वो पाकिस्तान रहा है, ऑन एंड ऑफ 90% पाकिस्तान में रहा है। अभी वो वापस आ गया हुआ है और 4.5 साल से यहीं पे है और 7 साल का होगा नेक्स्ट जनवरी में, कमिंग जनवरी में। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस कि वो 7 साल की उम्र को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ईयर के एंड में कि जो 2 साल उसने पाकिस्तान में गुजारे हैं उससे उसको मतलब कंसीडर नहीं होगा? जी ठीक है मेरे भाई, इसमें एक बड़ी क्लियर सी बात है, जो 7 ईयर्स का पीरियड है वो कॉन्टीन्यूस लॉफुल रेजिडेंस के वाले से काउंट होता है, वो कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए और उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। जबकि आपने बताया कि शुरू के 2 साल जो है, मेजर हिस्सा जो है 2 साल का वो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री गुजारा है। तो डेफिनेटली ये 7 ईयर्स की कंडीशन तो ये फुलफिल नहीं करते। हाँ, जहाँ तक आपने उनकी मेडिकल कंडीशन का और मेडिकल कंसर्न्स के वाले से बात की है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखना ये है कि आया इसको आप किस तरीके से जो है वो इस्टेब्लिश कैसे करते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, मेडिकल एविडेंस आपने क्या लगाई है और ऐसे क्या अवामिल हैं, क्या हालात हैं जिनकी वजूहत की बिना पर ये वापस जो है वो रीलोकेट नहीं कर सकता आपके कंट्री ऑफ रीजन में, और क्यों इसको यहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज या इनसमाउंटेबल सर्कमस्टांसेज जो है वो अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका केस में काफ़ी हद तक जो है एक लीगैलिटी और एक वैलिड पॉइंट आ जाएगा। अदरवाइज 7 ईयर्स की बेस के ऊपर क्लियरली आप अभी इस वक्त फ़िलहाल क्वालिफाई नहीं करते। हाँ, जब वो वापस आया है शुरू के 2 साल गुजारने के बाद, उसके बाद से अगर मजीद ये फिर 7 साल इसको यहाँ पे हो जाते हैं, दैन ही विल मेक ए डिफरेंट केस ऑन द बेसिस ऑफ दो 7 ईयर्स। तो फिर आप एक दोबारा ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है 7 ईयर्स आपकी एक सोल ग्राउंड नहीं बनती। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि ILR के लिए अप्लाई जब हम करते हैं, मैंने अभी करना है, तो मेरे जो 2 बच्चे पैदा हुए यहाँ पे उनका भी साथ ILR अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं? और क्योंकि उनका इंडियन पासपोर्ट है और एक बार उनका मेरा एक्सटेंशन वीजा लग चुका उनके साथ। ठीक है, तो अप्लाई करने की जरूरत। कितना अर्सा हो गया उनको यहाँ पे? उनको 3 साल की हैं दोनों बच्चे। पैदा यहीं पे हुए थे? यहीं बोर्न हुए थे, 3 साल के हैं। ठीक है जी साहब, ILR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे पैदा हुए 3 साल के हो चुके हैं, क्या वो साथ अप्लाई करेंगे ILR के लिए? उनके लिए एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि अगर वो 3 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पर हैं, कंटिन्यूसली यहाँ से, तो ये होगा कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये अपना इंडेफिनिट अप्लाई करने के बाद उनका अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है जब एप्लीकेशंस करते हैं आपको अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो तो फिर तो आपको सारी फीस देनी पड़ती है, और फिर ये है कि अगर बच्चों की फीस दो किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बच्चों की फीस भी उसके अंदर वो ज़ाया होने के चांसेस। टू बी ऑन 100% सेफ साइड, पहले आप अपनी एप्लीकेशन कर लें, इंडेफिनिट हो जाए आपका, उसके बाद फिर इनका आप अप्लाई करें, ये सबसे बेहतर और सेफ साइड। MN1 भी अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। दैट्स राइट।
ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यही है जैसा कि आपने कहा कि वो साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होगा। अगर साथ अप्लाई करेंगे तो पहले आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन लेंगे और उसकी बेस के ऊपर फिर आप बच्चों की एप्लीकेशन का डिसीजन लेंगे। तो बेहतर ये होगा पहले आप अप्लाई कर लें सेपरेटली, और उसके बाद अगर वो हो जाता है, अगर इनका वीज़ा है तो जी जी, तो वो फिर ये है कि वो बेहतर हो जाएगा। मज़ीद डिटेल कंसल्टेशन के लिए आप रिकमेंड करेंगे आपको कि आप किसी लोकल सोलिसिटर को ज़रूर दिखाइए ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए केस फाइलिंग के वाले से। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अब्दुल भाई। मैं खुद ब्रिटिश हूँ, मेरा वाइफ भी ब्रिटिश है और मेरे 4 बच्चे भी, वो भी ब्रिटिश है। फिर मेरा 2 बेटी पाकिस्तान में है, वो मैंने एप्लीकेशन दी 9 महीने पहले। फिर बाद में मुझे 6 महीने बोला था, अभी 6 महीने 4 महीने के बाद मुझे एक लेटर आया, वो लेटर भी मैंने वापस भेज दिया, उसका जवाब भी वापस भेज दिया। अभी 9 महीने हुआ, कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं मैं क्या करूँ अभी। देखिए, अगर तो उनके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या जो एप्लीकेशन आपने बाद में प्रोवाइड की है वो उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो वेरिफिकेशन अगर थोड़ा सा टाइम ले रही है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो स्टैंडर्ड टाइम से जो है वो कुछ महीने जो है वो ज़्यादा उसमें लग जाए, क्योंकि उनके पास बल्क ऑफ केसेस होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कोई अर्जेंसी है तो आप अर्जेंसी को रीज़न बनाकर उनको एप्लीकेशन कर सकते हैं उसको एक्सपीडाइट करने के लिए। उनके ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। ये आपका राइट है कि आप उसके ऊपर अपडेट उनसे जो है वो मांगिए, वो आपको ज़रूर अपडेट देंगे। और कोई अर्जेंसी है तो अर्जेंसी की रीज़न विद एविडेंस अगर आप उनको देंगे तो वो उसको एक्सपीडाइट भी करेंगे। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी अपर ट्राइब्यूनल की हेयरिंग डेट है एंड जून में, तो मैं आपसे प्रोसीजर पूछना चाह रही थी कि अपर ट्राइब्यूनल का क्या होता है। और ये मैंने फर्स्ट ट्राइब्यूनल की हेयरिंग की प्रोसीडिंग के दौरान ना कुछ मजीद एविडेंस दिए थे जो जज ने रख लिए थे, लेकिन डिसीजन में उनको कंसिडर नहीं किया है। तो क्या मैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए मजीद एविडेंस दे सकती हूँ और क्या नई अपील ग्राउंड्स भी दे सकती हूँ कि नहीं? और मेरा बिजनेस ना 1.5 साल से एक्टिव है, एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए मैंने अप्लाई किया था। ठीक है। तो होम ऑफिस ने और एक और कि मेरा बच्चा 6.5 साल का है जो यही बोर्न हुआ है, क्या इसको भी हमको अपील ग्राउंड में मेंशन करना चाहिए? और होम ऑफिस ने जब रिफ्यूज किया था तो उसने रिमूव डायरेक्शन सेट की थी, लेकिन जज ने फर्स्ट ट्राइब्यूनल के जज ने उनको अगेंस्ट द लॉ करार दिया है। सेक्शन 47 का जो ऑर्डर मिल सकती है। ठीक है जी, थैंक यू। साहब क्विकली अपील में जो है फर्दर ग्राउंड्स वो ऐड करना चाह रही हैं और फर्दर एविडेंस देना चाह रही हैं अपर ट्रिब्यूनल में अपील किया। मैं समझ के बाद इनका पोजीशन ये है कि अपर ट्रिब्यूनल के पास जो एविडेंस है वो कंसीडर इस सिर्फ लिमिटेड हद तक होती है। अगर एक्स्ट्रा एविडेंस हो उसके लिए पहले जज परमिशन देता है कि ये मैं एविडेंस एक्सेप्ट करूंगा, ये नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अपर ट्रिब्यूनल जो है वो फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट नहीं है, वो सिर्फ एरर ऑफ लॉ देखती है कि फर्स्ट ट्रिब्यूनल ने कौन सा एरर, इसलिए बहुत सारी जो नई एविडेंस है वो कंसीडर नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच यू ऑलरेडी हैव प्रोवाइडेड टू द कोर्ट। फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जो गई हैं उसी की बेस पर जज ये देखेगा कि इसमें एरर ऑफ लॉ किया गया है कि नहीं किया गया। जो बच्चे की बात आप कर रही हैं, बच्चे की बात अगर आपने पहले एप्लीकेशन में मेंशन की थी तो वो कंसिडर होगी, अगर आपने पहले मेंशन नहीं की तो वो कंसिडर नहीं होगी। एक तो ये है कि आप उसमें 100% कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करी, 7 ईयर्स नहीं हुए, 6.5 ईयर्स हुए हैं। वैसे भी आपकी एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योर की बेस के ऊपर है, तो जो जज देखेगा वो सिर्फ ये देखेगा कि फर्स्ट ट्रिब्यूनल के जज ने जब डिसीजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, आया उसने कोई एरर ऑफ लॉ किया है कि नहीं किया, सिर्फ उसका ये काम है। और उसकी बेस के ऊपर वो या तो खुद नया फैसला कर देगा या रीमेक करेगा फैसला, अगर माइनर सी कोई इशू होगा और जिसके मतलब जज क्लियर होगा कि ये फैसला मैं खुद ही कर सकता हूँ। अगर वो समझेगा कि ये फैसला जो है वो डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग के बाद होना चाहिए, तो वो रिमिट कर देगा फर्स्ट ट्रिब्यूनल को सेम कोर्ट के अंदर जहाँ आप पहले गए थे, वहाँ पर सारी की सारी एविडेंस दोबारा कंसिडर होगी और दोबारा डिसीजन मेक किया जाएगा। इन नटशल मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी एविडेंस जो नई है वो कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी अनलेस वो परमिशन न दे। अगर आप चाहते हैं क्योंकि नई एविडेंस कंसीडर हो तो आप सबमिट करवा के पहले हेयरिंग से पहले सबमिट करवाएं और साथ रिक्वेस्ट भेजें कि इस एप्लीकेशन को, इस एविडेंस को इस बेस के ऊपर जो है वो होना चाहिए कंसीडर। अगर आपका सोलिसिटर नहीं है तो बेहतर ये होगा कंसीडर करें सोलिसिटर को। ये टेक्निकल पॉइंट्स बहुत अहम है अपर ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कोर्ट वो देखेगी जो एंटरप्रेन्योर के रिसेंटली जो कंसीडर हो रहे हैं। तो ये है आपकी केस की पोजीशन जी। और इसमें साथ साथ ये ऐड करूँ, जब आप ग्राउंड्स की जो बात की
तो ग्राउंड्स में भी अगर ऐड करना चाहेंगे तो वो इतना इजी नहीं है अपर टर्मिनल के लेवल के ऊपर आके। अगर वो ग्राउंड्स फैक्ट से रिलेटेड हैं तो वो पहले क्यों नहीं रेज़ की गई, उसकी क्या रीज़न थी। और अगर वो लीगल ग्राउंड्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वो पिछली ग्राउंड्स को निगेट करती हैं या पिछले डिसीजन को निगेट करती हैं तो वो डेफिनेटली आपके स्केलेटन आर्गूमेंट्स के अंदर जो है वो उसको रेज़ किया जा सकता है। इसलिए मैं सोलिसिटर को करें ताकि ये वो देखेगा कि आया कि ये रेलिवेंट है कि नहीं और को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए कि अपने केस को जो है वो हेयरिंग से पहले, आपकी हेयरिंग जो है वो अभी इसमें कुछ वक्त है, तो आप इससे पहले इसको डिटेल ज़रूर कंसिडर करें, ताकि इसमें अगर कोई अमेंडमेंट अगर जो कि की जानी आप चाह रही हैं और वो अमेंडमेंट अगर पॉसिबल भी हैं तो वो कर ली जाएँ, ताकि आपको बाद में इस चीज़ का एहसास ना हो कि ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकी। तो यू नीड प्रॉपर कंसल्टेशन विद योर थ्रू योर सोलिसिटर कपल्ड विद योर बैरिस्टर। सो इसको काइंडली, इसको सीरियसली इसको जो है आप कंक्लूड कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। हाँ जी, देखिए मैं बात करना चाहती थी। मेरी बेटी यहाँ तीसरा साल है, उसको स्टूडेंट वीजे पे आई हुई है। पहले उन्होंने कॉमर्स में किया है और अब वो ACCA में कर रही हैं। तो उसके वो यहाँ पे चाहती हैं कि परमानेंट रहना, तो वो किस तरीके से वो यहाँ पे रह सकती हैं? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन कुछ बहुत ही ज़्यादा सीधा है। इसमें ये कि जो इनके जो वीज़ा है उसकी जो पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं आई, सिर्फ स्टडी करने के लिए आई हैं, स्टडी करके ये वापस जाएंगी। तो अगर ये इनकी इंटेंशन चेंज हो जाती है उसको परमानेंट करने के लिए, तो 2-3 एक तो तरीके होते हैं जो कि लीगल रास्ते होते हैं। या तो ये अपना 10 ईयर्स यहाँ पे लॉफुल रेजिडेंस पूरा करें, वो जब 10 साल अपना वो रेजिडेंस यहाँ पे पूरा करेंगे तो उसके बाद वो लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई कर सकती हैं। ये तो है एक लंबा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर इनकी यहाँ पर शादी हो जाती है, वैसे उसके बावजूद भी इनको वापस जाके अप्लाई करना पड़ेगा, अनलेस के कोई ऐसे इनसरमाउंटेबल सर्कमस्टांसेस हैं कि उनको यहीं से अप्लाई करना मजबूरी बन जाए, तब वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। लेकिन जनरल रूल यही है कि इनको वापस अपने कंट्री में जाके तभी ही अप्लाई करना पड़ेगा सेटलमेंट वीज़ा का ऑन द बेसिस ऑफ स्पाउस, अगर उनका स्पाउस ब्रिटिश या सेटल्ड है यहाँ पे। तो ये 2 तरीके हैं जो कि जिनकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे परमानेंट रिजाइड कर सकती हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई वीज़ा नहीं है जिसके ऊपर अप्लाई करके परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकें स्ट्रेट अवे। इसके अलावा भी रास्ते होते हैं, जैसे कि टियर 1 की कैटेगरी है, उसमें अगर ये मूव कर जाती हैं, एंटरप्रेन्योर स्टेटस ले लेती हैं, तो 5 ईयर्स के बाद फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगी ILR के लिए। या टियर 2 के अंदर है, अभी टियर 2 के अंदर तो वो एलिजिबल नहीं रहेगी ILR के लिए 5 ईयर्स के बाद, लेकिन अल्टीमेटली 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद वो फिर भी ले लेंगी। तो देर आर वेज उसको किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रास्ता इतना शॉर्ट नहीं है। एटलीस्ट इनको 10 ईयर्स या मज़ीद 5 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं इनको परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी नेक्स्ट को लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास बात कर रहा हूँ लंदन से। जी वकास जी, कैसे हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मार्च 2012 में स्पाउस के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो दिसंबर 2012 में ही रिफ्यूज होके आ गई थी, क्योंकि मैंने जो यहाँ की शादी थी ना वो रजिस्टर नहीं की थी। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते ना। तो फिर मेरी अपील होगी, अपील पे फिर 2013 में मैंने अपील विन कर ली ना। तो उसके 1.5 साल के बाद उन्होंने जाके 1 मई को मुझे 6 महीने का वीज़ा दिया है, वो भी फियांसी ई, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस वीज़े का क्या मतलब है। अच्छा। तो अभी फिर मैंने रजिस्ट्री तो कर ली है, तो अभी मैंने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए दोबारा जाना है, और मैं ये पूछा मेरा जो 2.5 साल का गैप है ये कहाँ जाएगा? जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है और उसका कोई डिसीजन नहीं होता या डिसीजन का वेट किया जाता है, तो आपका जो स्टेटस है वो लीगल कंसिडर होता है। सेक्शन 3C ऑफ इमिग्रेशन एक्ट वो कंटिन्यू करेगा, एक्सटेंडेड तस्वर होगा, तो ये बिल्कुल भी इलीगल काउंट नहीं होगा जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उसका डिसीजन आपको नहीं आ जाता, तो ये लीगल आपका रेजिडेंस है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नेक्स्ट कॉल लीजिए। हेलो जी मेरे भाई, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर जी, आपसे ये पता करना था कि मेरी वाइफ जो है वो यहाँ की मतलब ब्रिटिश बॉर्न है, मेरी उनसे शादी हुई थी और मेरे पास स्पाउस वीज़ा है, और मेरी बेटी बाद में पैदा हुई तो वो भी तकरीबन 2.25 साल की है, और मैंने अभी वीज़ा अपना अप्लाई करना है तकरीबन 3 से 4 महीने बाद, और मेरी वाइफ अभी जॉब नहीं करती। तो मैंने आपसे ये पूछना है क्वेश्चन कि मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि बैंक में इतने फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, या कि मेरी वाइफ का जॉब करना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि मैं इस टाइम फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। आपका स्पाउस वीज़ा कब लगा था?
स्पाउस वीजा मेरा लगा था 2012 के जनवरी में। जनवरी 2012 में, यानी कि ओल्ड रूल्स के तहत आपका केस आता है? जी बिल्कुल, 2 साल का था और वो भी खत्म हो रहा है जनवरी 2012 में लगा था। में। ठीक जी साहिब साहब, इनको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है? इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करने लगे जी, इंडेफिनिट की एप्लीकेशन इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करने के लिए ओल्ड रूल्स में आते हैं ये? ओल्ड रूल्स में आते हैं, बिल्कुल। इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करने के लिए ओल्ड रूल्स के अंदर आते हुए आपकी रिक्वायरमेंट्स वही होंगी जो पहली दफ़ा जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त थी, यानी आप दोनों एक दूसरे को और तीसरा जो बच्चा है वो आप मेंटेन कर सकते हैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। उनका काम करना ज़रूरी नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आप अपने खर्चे वगैरह पूरे कर रहे हैं बगैर फंड्स लिए, पब्लिक फंड्स लिए, दैट्स ऑल यू नीड टू प्रूव। और आपका रिलेशनशिप जो है वो सबसिस्टिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। इन बेसिस के ऊपर होगी, आप इस बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, उनका काम करना ज़रूरी नहीं है। जी नेक्स्ट चलते हैं। हेलो 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 जी, बात करें। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बात कीजिए, क्या सवाल है अस्सलाम आपका? सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरी शादी हुई है रिसेंटली, अक्टूबर में मेरी शादी हुई थी और मैंने केस सबमिट किया था अपनी मिसेस का जनवरी में, 29 जनवरी को। मैंने दिसंबर तक अपनी वेजेस शो की थी जो कि बनती थी 12,000 पाउंड ईयर टू डेट, फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। वो ईयर टू डेट आपका 12,000 बनती थी और मेरे पास सेविंग्स थी 30,000 पाउंड्स की। मैंने जब से अप्लाई किया है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी तक मेरी मिसेस को जवाब नहीं आया एम्बेसी से, किसी किस्म की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई या उन्होंने कोई पेपर्स नहीं मांगे मुझसे। तो क्या मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अच्छा जी आगे बात कीजिए। कि फेवर में जाती है या क्या, क्योंकि थोड़ा मैं वरीड हूँ अभी। अच्छा। कि क्या वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 3 मंथ्स लगते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बताता है इसमें। 3 मंथ्स का नहीं, जो स्टैंडर्ड टाइम इनके पास 6 मंथ है, सम टाइम उससे ज़्यादा भी लग जाता है। आपके केस के अंदर रिजल्ट ना आने की सबसे बेसिक रीज़न वो ये है कि चूँकि आप 18,600 की जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करे, तो ये जो 18,600 की जो थ्रेशोल्ड है ये इस वक्त अंडर अपील है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, और इसके अंदर डिसीजन जो है वो आजकल में एक्सपेक्टेड है। तो होम ऑफिस जो है जिन भी केसेस के अंदर आपकी अगर इनकम जो है वो कम होती है, आपने बताया ठीक है कि आपके पास सेविंग्स मौजूद हैं, 30,000 की सेविंग्स है, आप उस लिहाज से क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आई डोंट नो वेदर आपने उसको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया या नहीं किया और वो कहीं ओवरलुक्ड हो गया और उनसे नहीं देखा गया उनसे, तो ये पॉसिबल है कि वो आपकी इनकम को सिर्फ 12,000 या 13,000 ही काउंट कर रहे हैं और उसको बिलो द थ्रेशोल्ड काउंट कर रहे हैं। जब वो इसको बिलो द थ्रेशोल्ड काउंट करेंगे, मेरी बात फिनिश होने दें, अगर उसको बिलो द थ्रेशोल्ड काउंट करेंगे तो वो फिर आपके केस को होल्ड पे डाल देते हैं जब तक कि कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन इसके ऊपर ना आ जाए, जो कि 18,600 की लिमिट को कम करने के लिए वो इसके ऊपर सोच रहे हैं या इसको शायद डिसाइड करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो उसके मुताबिक इसको डिसाइड करेंगे। हाँ, अगर आप 18,600 की लिमिट को पूरा करते हैं तो वो फिर इसका वेट नहीं करते डिसीजन का, वो फिर वो रूल्स के मुताबिक इसको डिसाइड कर देते हैं। जी आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग सर, राहुल है फ्रॉम लंदन। जी राहुल जी, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ 2009 से। ठीक है जी, अभी भी मेरे पास स्टिल वैलिड वीजा है 2015 टिल अक्टूबर। लकी यू आर। टियर 4 में जी। एंड मैं शादी करना चाह रहा था, यूरोपियन सिटीजन है, उसके पास यूरोप इटली का इंडेफिनिट स्टे है। अच्छा, यूरोप इटली का इंडेफिनिट एनी प्रोविजन जी? वो यूरोपियन नेशनल हैं जी? इटालियन नेशनल है वो? लगता नहीं कि यूरोपियन नेशनल गिना जाएगा क्योंकि उनके पास 2099 तक का इंडेफिनिट स्टे है। तो फिर ये इंडेफिनिट ना हुआ? अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करें बात। जी, पासपोर्ट नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास इंडेफिनिट स्टे है वहाँ का, अनलिमिटेड स्टे उनको जो बोलते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन है कि हम उन पेपर के बेसिस पे वो यहाँ काम कर ले और मैं यहाँ पे उसके बिहाफ पे डिपेंडेंट हो जाऊँ? जी
ठीक है, ऐसा को प्रोविजन है? जी बिल्कुल, मेरे भाई राहुल आपको बताते हैं अभी। साहिब साहब, ये जो जिस पेपर को ये इंडेफिनेट स्टे काउंट कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि उनका आइडेंटिटी कार्ड है, जो किसी के वैलिडिटी का जो टाइम है जो 2019 तक है। ये ये मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, ये इनको शोर नहीं है हो रहा। और ये यूरोपियन नेशनल हैं जो कि यहाँ पे टीचर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो यूरोपियन नेशनल हैं तो फिर उनके रूल डिफरेंट लगेंगे, फिर वो रेगुलेशन 2006 के अंदर आएंगी। और अगर वो टीटीआई एक्सरसाइज करती हैं 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ करके, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ सफिशिएंट, जॉब सीकर पर हों या स्टूडेंट हो, इन 5 में से अगर कोई चीज़ वो कर रही हैं तो वो टीटीआई एक्सरसाइज कर रही होंगी, और टीटीआई एक्सरसाइज कर रही होंगी तो फिर वो इनको स्पॉन्सर कर सकती हैं और उनकी बेस पे इनको 5 साल का वीज़ा लगेगा, रेजिडेंस कार्ड। लेकिन ये बेहतर ये है कि वो जो अपना जो इनके जो आईडी है वो किसी ज़रूर दिखा लें ताकि वो एग्जैक्ट स्टेटस उनका डिटरमिन किया जा सके इससे पहले कि वो कोई भी डिसीजन ले। जी थैंक यू साहिब साहब। ख़ातिन नज़र सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, माज़रत चाहते हैं अगर ज़्यादा कॉल्स आपकी नहीं ले सके। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर यकीनन देख रहे होंगे या देखा होगा आपने। अगर आप हमें ईमेल करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जल्द अज जल्द और जो भी उसका मौजूद जवाब है वो आपको दे सकें। प्रोग्राम देखते रहिए, अगले हफ्ते फिर हमारी टीम से ही कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।